गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज आप लोग को बीएड सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग को मैं बता रही हूँ कि समावेशी शिक्षा यानी जो पेपर है वो तृतीय प्रश्न पत्र है। समावेशी शिक्षा समावेशी शिक्षा में आपको लेसन 2 का है कि भारत में विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के संदर्भ में समावेशी शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की विस्तृत व्याख्या क्या है। तो इसमें क्या आता है, हड्डियों के रोगों से ग्रस्त या विकलांग बालकों को शिक्षा कैसे प्रदान की जा सकती है, विवेचना कीजिए। अथवा हड्डियों से ग्रस्त विकलांग बच्चों की शिक्षा पर एक लिखिए, यानी विकलांग बच्चों की शिक्षा पर हमें एक लिखना है, बढ़िया सी अच्छी सी उनके बारे में बताना है कि हाँ क्या उनके साथ हो रहा है, विकलांग बच्चों के साथ जो हड्डियों से ग्रसित हैं, यानी अस्थिर बाधित बालकों के शैक्षिक प्रावधान क्या है। उत्तर है, शारीरिक रूप से अपंग बालक भी समाज का एक अभिन्न अंग है। अतः हम सब का यह कर्तव्य बन जाता है कि उनकी शारीरिक मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर, ताकि वह भी आत्मनिर्भर हो कर समाज में संपूर्ण सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। हम अपंग बालकों को निम्न प्रकार से शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। समायोजन नंबर फर्स्ट है समायोजन। शारीरिक रूप से देखो, समायोजन क्या होता है कि शारीरिक रूप से विकलांग बालकों के सामने सबसे बड़ी समस्या समायोजन की होती है। उन्हें घर, विद्यालय तथा समाज में अपने आप को समायोजित करना पड़ता है। अगर हम उन बालकों को हे दृष्टि से देखेंगे, यानी क्या है कि हम उन्हें उनके उन्हें हीन भावना से देखेंगे, उनमें हीन भावना पनपने लगेगी। हमें उनकी शारीरिक व मानसिक आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर उनकी सहायता करनी चाहिए, ताकि उनके आत्मविश्वास की भावना जागृत हो तथा वे अपने आप को अकेला न समझें। हमें उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए कि वे सामान्य बालकों की भांति हैं। उन्हें अन्य बालकों के साथ समझौता करने की प्रेरणा देनी चाहिए। सरकारी शारीरिक, मानसिक व योग्यता के अनुसार उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देना चाहिए, ताकि वे आत्मनिर्भर होकर सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। जब उन्हें घर, विद्यालय तथा समाज से सहयोग मिलेगा तो वे और ध्यान लगाकर अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। नंबर सेकंड है कि देखभाल। शारीरिक रूप से अपंग बालकों को कई कारणों से दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः घर में हमारा यह कर्तव्य बन जाता है कि हम उनकी छोटी से छोटी आवश्यकताओं का ध्यान रखें। शारीरिक दोषों को दूर करवाने के लिए उनका उचित इलाज करवाना चाहिए। कृत्रिम अंग लगा कर उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रेरित करना चाहिए, प्रेरणा देना चाहिए। उनकी मानसिक योग्यताएं व शारीरिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनकी इच्छा का समुचित प्रबंध करना चाहिए। यानी हमें हर तरफ से उनका ख्याल रखना चाहिए, ताकि उनके अंदर हीन भावना ना पनपे। नंबर 3 है उपचार सुविधा। कुछ अपंग या विकलांग बालकों को समय समय पर अपने आप को चेक अप कराना पड़ता है। इसके लिए उसे अवकाश की आवश्यकता पड़ती है तथा उनको विद्यालय से अनुपस्थित भी रहना पड़ता है। इससे उनकी शैक्षिक उपलब्धि प्रभावित होती है। अध्यापक व दूसरे छात्रों को ऐसे बालकों के साथ सहयोग करना चाहिए तथा विद्यालय के नियम इन बालकों के लिए लचीले होने चाहिए। इनको हर प्रकार की सहायता प्रदान करनी चाहिए। नंबर 4 है विशेष कक्षा। शिक्षा शास्त्रियों व मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि शारीरिक रूप से विकलांग बालकों को सामान्य बालकों के साथ ही
शिक्षा प्रदान करना चाहिए। लेकिन कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जिनकी आवश्यकताएं सामान्य बालकों से अलग होती है और वह साधारण कक्षा में वांछित लाभ नहीं उठा सकते हैं। ऐसे बालकों के लिए विशेष कक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। जैसे नंबर 5 है विशेष कक्षाएं। कुछ बालकों को अपनी बीमारी के कारण स्कूल से कई दिन की छुट्टी करनी पड़ती है। इससे उनका शैक्षिक नुकसान होता है और वह पढ़ाई में सामान्य बालकों से पिछड़ जाते हैं। उनकी पढ़ाई के नुकसान को पूरा करने के लिए विशेष कक्षाएं लगाकर उनकी शैक्षिक क्षति पूर्ति करनी चाहिए। नंबर 6 है निपुण अध्यापक। एक साधारण अध्यापक जब समान कक्षा में शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे को पढ़ाता है तो वह विकलांग बालक के मनोविज्ञान को नहीं समझ सकता। अतः ऐसे बालकों के लिए एक निपुण व प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक की नियुक्ति करनी चाहिए जो इनके सामाजिक, व्यक्तिगत, संवेगात्मक व शारीरिक विकास को ध्यान में रखकर उनके विकास में अपना योगदान दें। ऐसे बालकों के लिए हम किसी विशेष प्रशिक्षित अध्यापक की सेवाएं भी ले सकते हैं। वह आवश्यकता अनुसार विद्यालय की स्थापना, विकलांग बालकों की आवश्यकताओं को पूरा कर तथा अपने अपने निर्देशन में इन बालकों को शिक्षा प्रदान करें। नंबर 7 है विशेष विद्यालय। कुछ बालक जो शारीरिक रूप से अधिक अपंग या विकलांग होते हैं वह सामान्य बालकों के साथ शिक्षा का लाभ नहीं उठा सकते तथा न ही विशेष या अतिरिक्त कक्षाओं में पढ़ सकते हैं। उनको पढ़ाने के लिए हमें विशेष विद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए। इन विद्यालयों में विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापक, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक व एक डॉक्टर का प्रबंध होना चाहिए। इन विद्यालयों में निम्नलिखित सुविधाएं अवश्य उपलब्ध होना चाहिए। नंबर 1 है जांच के लिए शारीरिक उपचार कक्ष के साथ साथ डॉक्टर व दवाओं का प्रबंध होना चाहिए। नंबर 2 है व्यायामशाला कक्ष के साथ साथ एक मनोरंजन कक्ष की भी स्थापना होना चाहिए ताकि इलाज के साथ साथ उनका मनोरंजन भी होता रहे। नंबर 3 है विद्यालय के दरवाजे ऊंचे व अधिक चौड़े होने चाहिए। घुमावदार सीढ़ियों के साथ साथ लिफ्ट का भी प्रबंध होना चाहिए। नंबर 4 है कुर्सी मेज तथा दूसरा फर्नीचर बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनवाना चाहिए। नंबर 5 है पीने के पानी को टंकी की ऊंचाई सभी बालकों के कद के अनुसार रखनी चाहिए ताकि उन्हें पानी पीने में कोई कठिनाई ना हो। विद्यालय में नंबर 6 है विद्यालय में एक आराम कक्ष अवश्य होना चाहिए ताकि बालक समय समय में वह अपना आराम कर सके। नंबर 7 है छात्रावास का प्रबंध विद्यालय के साथ ही होना चाहिए ताकि उन्हें आने जाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। नंबर 8 है विकलांग बच्चों बालकों की शिक्षा व व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए योग, कुशल व अनुभव अध्यापकों की नियुक्ति करनी चाहिए। नंबर 9 है विद्यालय में एक पुस्तकालय की भी स्थापना होनी चाहिए ताकि बालक वहां जाकर ज्ञान अर्जित कर सके। ये सब चीज़ विद्यालय में हमें होना ज़रूरी होता है क्योंकि जो विकलांग स्टूडेंट हैं उनके लिए सहायता प्रदान करती है। नंबर 8 है विशेष पाठ्यक्रम, यानी जो उनका पाठ्यक्रम होना चाहिए विशेष होना चाहिए। आमतौर पर विकलांग बालकों को सामान्य बालकों के साथ ही पढ़ाया जाता है तथा उनको यह पाठ्यक्रम पढ़ना पड़ता है जो दूसरे सामान्य बालक पढ़ते हैं। कुछ बालकों की शारीरिक अपंगता इतनी अधिक होती है कि वह उस सामान्य पाठ्यक्रम का लाभ नहीं उठा सकते। अतः यह आवश्यक बन जाता है कि उनकी आवश्यकता व मानसिक स्तर का
स्तर को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम बनाया जाए। पाठ्यक्रम के साथ साथ उनकी परीक्षा भी लचीली रखनी जानी चाहिए ताकि उन्हें किसी प्रकार का कोई मानसिक तनाव ना हो। नंबर 9 है व्यावसायिक प्रशिक्षण। शिक्षा के साथ साथ शारीरिक रूप से विकलांग बालकों को उनके मानसिक स्तर व आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उन्हें उचित व्यावसायिक प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वह उनमें निपुण होकर अपनी योग्यता अनुसार अपना रोजगार कर सकें या फिर कहीं नौकरी कर सकें। व्यावसायिक प्रशिक्षण उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगा और उनमें सकारात्मक सोच का संचार होगा। नंबर 10 है समाजीकरण। समाज में प्रायः विकलांग बालकों को हे की दृष्टि यानी क्या है, उन्हें हीन भावना से देखा जाता है, दृष्टि से देखा जाता है। इसमें उनमें हीन भावना का विकास होता है और उनके स्वाभिमान का ठेस लगती है। अतः यह अति आवश्यक हो जाता है कि हम उन्हें पूरा सम्मान दें व उनका मजाक न उड़ाएं। घर, विद्यालय और समाज में समायोजित करने के लिए उनका पूरा सहयोग दें ताकि उनका समाजीकरण हो सके और वे अपने आप को समाज का अंग समझें। उनकी शारीरिक अपंगता को ध्यान में रखकर उनके लिए व्यायामशाला, विशेष कार्यक्रम, खेलकूद, गोष्ठियों तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। उनको भी इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नंबर 11 है नौकरी। विकलांग बालकों को शिक्षा व व्यावसायिक शिक्षा देने के पश्चात उनके लिए सम्मानजनक नौकरी का प्रबंध करना चाहिए। भारत सरकार द्वारा विकलांगों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की गई है। ये केंद्र अपंग या विकलांग बालकों को उनकी योग्यता, रुचि व अभिरुचि को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण प्रदान करते हैं तथा इनको रोजगार दिलाने में सहायता प्रदान करते हैं। विकलांगों की भलाई हेतु राज्य, राष्ट्र स्तर पर ही नहीं वरन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य हो रहे हैं। 20 सितंबर 1959 को ज्यूरिस्ट सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि प्रतिवर्ष मार्च महीने के तृतीय रविवार को विश्व विकलांग दिवस यानी क्या होता है, मार्च के महीने के तृतीय रविवार को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाए। यूनेस्को ने वर्ष 1982 को विकलांगों को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। सरकारी नौकरियों व विद्यालयों व विश्वविद्यालयों में दाखिल के लिए 3% सीटें विकलांगों के लिए रखी गई हैं। 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को क्या होता है, विकलांग दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 12। शारीरिक रूप से विकलांग की क्रियात्मक असमर्थताओं तथा इनको शिक्षा प्रदान करने में शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डालिए। जो यानी शिक्षक है वो विकलांग स्टूडेंट पर कितनी उनकी शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, यानी उनकी क्या सामर्थ्य है, क्रियात्मक क्या है, यानी क्या क्रिया करते हैं। तो हम ऐसा प्रकाश डालेंगे कि उत्तर है शारीरिक रूप से अपंग बालकों की शैक्षिक उपलब्धि प्रायः समान ही होती है, लेकिन कई केसों में यह पाया गया है कि इनकी उपलब्धियों सामान्य बालकों से अधिक होती है। शारीरिक अपंगता के कारण इनको कई प्रकार की क्रियात्मक असमर्थताओं की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनकी क्रियात्मक समस्याएं निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट है, इनको प्रायः बाहर आने जाने के लिए बाहरी सहारे की आवश्यकता पड़ती है। इनकी असमर्थता इनके शारीरिक विकलांगता के स्तर पर निर्भर करती है। नंबर 2 है, शरीर की विकलांगता के कारण ये पढ़ाई पर कम ध्यान दे पाते हैं। नंबर 3 है, विद्यालय की सहगामी व अन्य क्रियाओं में भाग लेना इनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। नंबर 4 है, विद्यालय में बालक इनको दया की दृष्टि से देखते हैं। इस दृष्टि से देखते जाने पर इनके
आत्मसम्मान को ठेस लगती है। नंबर 5 है प्रायः घर में इनके संबंध माँ बाप व घर के दूसरे सदस्यों के साथ मधुर नहीं होते हैं। नंबर 6 इनका स्वभाव चिड़चिड़ा, जीवन के प्रति उदासीन व निराशावादी होता है। इनका स्वभाव चिड़चिड़ा, जीवन के प्रति उदासीन व निराशावादी होता है। नंबर 7 इनको बार बार अपनी शारीरिक जांच के लिए अस्पताल जाना पड़ता है, जिससे इनका काफ़ी समय खराब होता है और समय बर्बादी का प्रभाव इनकी शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ता है। नंबर 8 है अपंग होने के कारण सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने में असमर्थ होते हैं। असमर्थता के कारण इनको अपने आप पर गुस्सा आता है। शिक्षा शिक्षक की भूमिका यानी शिक्षक की क्या भूमिका होती है? शारीरिक रूप से विकलांग बालकों को सबसे अधिक समायोजन की समस्या का सामना करना पड़ता है। अध्यापक को चाहिए कि वह इस प्रकार बालकों को विद्यालय में समायोजित करने से उनकी सहायता करें। ये बालक भी समाज का एक अंग है तथा उनको समाज से पूरा सम्मान मिलना चाहिए। नहीं, उन्हें पूरा सम्मान मिलना चाहिए। हमें ये ध्यान देना चाहिए कि बालक को कोई कष्ट ना हो। शिक्षक को इन्हें शिक्षा देते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर फर्स्ट है सबसे पहल अध्यापक को चाहिए कि वह इनकी विकलांगता के स्तर व मानसिक स्तर की जानकारी प्राप्त करें। नंबर 2 है इनकी आवश्यकता के अनुसार इनके लिए बैठने का प्रबंध होना चाहिए ताकि इनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। नंबर 3 है जो बालक पैरों से असमर्थ हैं उनके लिए वैशाखी पहिएदार कुर्सी का प्रबंध होना चाहिए ताकि उन्हें कक्ष में आने जाने में कोई परेशानी ना हो। नंबर 4 से विद्यालय के फर्श अधिक फिसलने वाले नहीं होने चाहिए ताकि वे आसानी से आ जा सकें। नंबर 5 है दूसरे विकलांग बालकों की शैक्षिक उपलब्धियों का उल्लेख करके ना कि आत्मविश्वास को जगाना चाहिए ताकि वह अपने आप को दूसरों पर निर्भर व हीन महसूस न करें। नंबर 6 है अगर अध्यापक यह महसूस करता है कि इनको समान शिक्षा कक्ष में वंचित लाभ नहीं हो रहा है तो इनको विशेष कक्षाओं का प्रबंध कराना चाहिए। नंबर 7 अध्यापक को चाहिए कि समय समय पर इनके माता पिता से मिलते रहें ताकि उनकी उपलब्धियों की जानकारी उन्हें मिलती रहे। नंबर 8 है अध्यापक को समय समय पर इन बालकों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण लेते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है मानसिक मंदबुद्धि बालकों की पहचान बताइए। यानी जो मानसिक ये दिमाग से मंदबुद्धि हैं उन बालक को हम कैसे पहचानेंगे, हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे उत्तर है मंदबुद्धि बालकों की पहचान के लिए 3 प्रकार का प्रशिक्षण किया जाता है। ये परीक्षण है। नंबर 1 सामान्य बौद्धिक परीक्षण। नंबर 2 है अनुकूलन व्यवहार की जांच और नंबर 3 है व्यक्तिगत क्षमताओं की जांच। तो पहले जानेंगे मानसिक मंदन में समान बुद्धि के निर्धारण के लिए परीक्षण। आमतौर में प्रयुक्त परीक्षणों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। शिशुओं और प्रौद्योगिकी बच्चों से किया जा सकता है। नंबर 2 है मौखिक परीक्षण। नंबर 3 है गैर मौखिक और निष्पादन परीक्षण। नंबर 5 है विकास अनुसूचियाँ। ये शिशुओं और प्रौद्योगिकी बच्चों में संवेदी परक क्रियाकलाप के विकास के प्रेक्षणों पर आधारित होती हैं। प्राप्त की गई विकासात्मक बुद्धिलब्धि भविष्य में मापी गई बुद्धिलब्धि से बहुत काम रूप सह संबंधित होती हैं। ये 5 वर्ष की आयु तक के लिए बच्चों के विकास स्तर के निर्धारण के लिए पृथक्करण साधनों के रूप में बहुत उपयोगी रहती हैं। उदाहरणार्थ गैसीय विकासात्मक अनुसूची या अनुसूची बौद्धिक विकास के 4 क्षेत्रों को प्रकट करती है: प्रेरक व्यवहार, अनुकूलन व्यवहार, भाषा, व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार। हाल ही में
विकासात्मक पृथक्करण अनुसूची DSS और विकासात्मक निर्धारण अनुसूची का विकास राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान में किया गया है। नंबर सेकंड है मौखिक परीक्षण। इसमें भाषा प्रयोग का प्रमुख स्थान है और इसमें वाक् मंदे होती है। मौखिक परीक्षणों में बुद्धि मापन में बुद्धि लब्धि के रूप में अभिव्यक्त की जाती है और निष्पादन परीक्षणों को निष्पादन लब्धि के लिए रूप में अभिव्यक्त की जाती है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण सर्वाधिक प्रयुक्त मौखिक परीक्षण है। नंबर थर्ड है गैर मौखिक और निष्पादन परीक्षण। निष्पादन परीक्षण में संबंधित व्यक्ति को अपना उत्तर ड्राइंग संकेत कार्यकलापों द्वारा देना होता है, जैसे ब्लॉकों व पहेलियों को व्यवस्थित करना, डिजाइनों को मिलाना और चित्रों का सार्थक रूप रखना। निष्पादन परीक्षण के पूर्व अनुभव और मौखिक अनुदेशों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, उनसे संस्कृति प्रकट होती है। स्वीविंग फॉर्म बोर्ड परीक्षण SFB स्वीविंग फॉर्म बोर्ड परीक्षण सर्वाधिक प्रयुक्त निष्पादन परीक्षण है। यह सामान्य बुद्धि का मापन अत्यंत शीघ्र ही कर देते हैं। अलेक्जेंडर पेसोलॉग परीक्षण और कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण अल्प मानसिक मंदन व्यक्तियों पर किया जा सकता है। यदि मात्र ब्लॉक डिजाइन परीक्षण अल्प मानसिक मंदन व्यक्तियों पर किया जा सकता है, यदि मात्र निष्पादन परीक्षण ही किए जाए तो वह बुद्धि केवल कुछ ही पहलुओं जैसे प्रेरक योग्यता, दृष्टिगत प्रत्यक्षण अथवा दैहिक योग्यता का मापन करता है। अतः समान बुद्धि के निर्धारण के लिए उपयोग मौखिक परीक्षण रेबन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स के साथ प्रयुक्त रूप से किया जाना चाहिए। स्विंगवेन फार्म बोर्ड परीक्षण एक व्यापक रूप से प्रयुक्त निष्पादन परीक्षण है, जिसका उपयोग 4 से 20 वर्ष की आयु के बच्चों को मनोप्रेरक व दृष्टि प्रत्यक्षण योग्यताओं को मापने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग 3 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों तथा मानसिक मंद वयस्क व्यक्तियों की समान बुद्धि के शीघ्र मापन के लिए भी किया जाता है। विकास पृथक्करण परीक्षण जन्म से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चे के मानसिक विकास का मापन करता है। नंबर सेकंड है अनुकूल व्यवहार मापनी। अनुकूलनी व्यवहार व्यक्ति की व्यक्तित्व स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के अभ्यास की क्रियात्मक योग्यता है। सामाजिक अनुकूलशीलता से व्यक्ति अपने परिवेश की सहनमंद व्यक्ति के अनुकूल व्यवहार का निर्धारण करना आवश्यक होता है। इसके लिए विलैंड सामाजिक परिपक्वता मापनी 1953 और MR डाल लैम्बर 1981 प्रयुक्त है। VMS का भारतीय संस्करण गंभीर तौर से मानसिक मंद ऐसे व्यक्तियों के निर्धारण के लिए उपयोगी है जो औपचारिक परीक्षण पद्धति का सामना नहीं कर सकते हैं। इसके तहत बच्चे अथवा उसके अभिभावक अर्थ संरक्षित संस्कार द्वारा आंकड़ा प्राप्त किया जा सकता है। VSMS से 8 क्षेत्रों के विकास की रेखा का पता चलता है। सामान्य कार्य में आत्मनिर्भरता, खाने में आत्मनिर्भरता, कपड़े पहनने में आत्मनिर्भरता, निर्देशक सामाजिकरण, व्यवसाय संप्रेरणा और चलना। जबकि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन AAMR
ये इसका फुल फॉर्म होता है कि अनुकूली व्यवहार मापनी से मानसिक मंद व्यक्तियों के समायोजी व्यवहार का मात्रात्मक वर्णन प्राप्त होता है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है? मात्रात्मक वर्णन प्राप्त होता है मापनी के पहले भाग में क्रियात्मक के 10 क्षेत्रों भाग भाषा, समाजीकरण, स्वतंत्रता आदि के विकास स्तर का मापन होता है। वहाँ दूसरा भाग 14 भिन्न वर्गों के अंतर्गत अपवैनिकूली व्यवहार से संबंधित है, उदाहरण अर्थ हिंसा, असामाजिक व्यवहार आदि। व्यक्तिगत क्षमताओं की जांच मानसिक मंद व्यक्तियों की विशिष्ट योग्यताओं का निर्धारण समग्र और सूक्ष्म प्रेरक कौशल दृष्टिदेशक योग्यता भाषा योग्यता मौखिक व गैर मौखिक संप्रेषण तथा अवधान विस्तृत का परीक्षण नॉक्स धन अनुकरण परीक्षण अंकीय विस्तृति का परीक्षण नॉक्स धन अनुकरण परीक्षण अंकीय विस्तृत और निरंसन परीक्षण द्वारा किया जा सकता है। ऐसे व्यक्तियों में दृष्टि प्रत्यक्षिक देशिक और दृष्टि प्रेरक योग्यता की कमी पाई जाती है। उनके लिए निम्नलिखित परीक्षण किए जाते हैं। नंबर ए है बेंडर गेस्टाल्ट परीक्षण, नंबर बी है वीने दृश्य धारा परीक्षण और नंबर सी है व्यक्ति आरेख परीक्षण DSDAM। क्वेश्चन नंबर 14 है मानसिक रूप से पिछड़े बालक किसे कहते हैं? बुद्धिलब्धि के आधार पर इनका वर्गीकरण कीजिए। कुछ बालक उत्तर हैं कुछ बालक मानसिक रूप से उप सामान्य बालक कक्षा में अध्यापक से शिक्षा कार्य को समझने में असमर्थ होते हैं या आसानी से समझ नहीं पाते। ऐसे बालकों को मंद बुद्धि बच्चों की श्रेणी में रखा जाता है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि ऐसे बालकों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। बालकों को उनके बुद्धिलब्धि के आधार पर ही वर्गीकृत किया जाता है। टर्मन के अनुसार 70 से कम बुद्धिलब्ध IQ वाले बालक को मंद बुद्धि बालक कहते हैं। ऐसे बालक किसी भी शारीरिक तथा मानसिक रोग के कारण मंद बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं और अपनी आयु के स्तर के अनुसार किसी कार्य को करने में असमर्थ होते हैं। तो इस दोष का परिणाम यह होता है कि उनमें कई प्रकार की हीन ग्रंथियां पैदा हो जाती हैं। मंद बुद्धि बालक हर ओर से उपेक्षित रहते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े ऐसे बालक संवेगात्मक स्थिरता, सामाजिक परिपक्वता तथा बौद्धिक प्रवृत्ता में भी पिछड़े रहते हैं। कई बार ऐसे बच्चे शारीरिक रूप से भी तो परिपक्व हो जाते हैं लेकिन उनका सामाजिक और संवेगात्मक व्यवहार उनकी आयु के बच्चों से बहुत पिछड़ा हुआ होता है। आइजेक के अनुसार मानसिक क्षमताओं का अपूर्ण एवं अपर्याप्त समान विकास ही मानसिक मंदबुद्धिता कहलाता है। पेज के अनुसार मानसिक मंदबुद्धिता मानसिक विकास की उप सामान्य स्थिति है जो बच्चे में जन्म के समय विद्यमान होती है या प्रारंभिक बाल्यकाल में पैदा हो जाती है। इसकी मुख्य विशेषता है सीमित बौद्धिक और सामाजिक अपर्याप्तता। हेग के अनुसार मंदबुद्धि बालक वे हैं जो किसी कार्य को करने में इसलिए असमर्थ होते हैं क्योंकि उनमें मानसिक परिपक्वता की कमी होती है। बुद्धिलब्ध के आधार पर वर्गीकरण बुद्धिलब्ध के आधार पर किया गया वर्गीकरण सभी द्वारा मान्य वर्गीकरण नहीं है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के मंद बुद्धि की भिन्न भिन्न सीमाएं बताई हैं लेकिन इस बात पर कई सभी सहमत हैं कि इन बालकों का मानसिक विकास
सामान्य बच्चों की तुलना में बहुत कम होता है। मानसिक क्रियाओं में ये बालक सामान्य बच्चों के बराबर नहीं हो सकते। यूनेस्को के एक प्रकाशन ने मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि IQ के स्तर प्रकाशित किए थे, जो इस प्रकार है। क्रम संख्या मानसिक न्यूनतम की श्रेणी लगभग बुद्धि स्तर। नंबर फर्स्ट है जड़। मानसिक न्यूनतम की श्रेणी जड़ 0 से 19 लगभग बुद्धि का स्तर जो होता है। नंबर सेकंड है हीन बुद्धि यानी 20 से 49। और नंबर 3 है दुर्बल बुद्धि 50 से यानी जो लगभग बुद्धि का स्तर होता है 50 से 69। और नंबर 4 मंद तथा पिछड़ा यानी जो लगभग बुद्धि का स्तर होता है 70 से 80। एक अन्य वर्गीकरण के अनुसार मानसिक रूप से विकलांग बच्चे निम्न प्रकार के हो सकते हैं। जड़ बुद्धि नंबर ए है जड़ बुद्धि या मूर्ख। इस वर्ग के बच्चों की बुद्धि लब्धि IQ 20 से 25 तक होती है। ये मूर्ख सबसे निम्न श्रेणी के होते हैं। इनका मानसिक स्तर निम्न होता है कि ये कोई भी कार्य स्वयं नहीं कर पाते, यहाँ तक कि इन्हें समझाना या पिलाना पड़ता है, यानी खाना भी पिलाना पड़ता है तथा कपड़े भी दूसरों के द्वारा ही पहनाए जाते हैं। ऐसे बच्चों की सुरक्षा विशेष रूप से करनी पड़ती है। इस वर्ग के बच्चे कुछ भी सीखने में असमर्थ होते हैं। ऐसे बच्चे आसानी से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इनमें जीवन रक्षा की इच्छा की कमी होती है। ऐसे बच्चे बहुत ही लाचार होते हैं, यानी जो जिनका IQ होता है 20 से 25। तो हमें जो विकलांग है बच्चों के अंदर उनको हमें दूर करना चाहिए ना। घूमना टहलना नहीं चाहिए, पढ़ाई में मन लगाओ और एक अच्छा व्यक्ति बनो ताकि लोगों का इलाज कर सको। कम या मूढ़ बुद्धि उनकी बुद्धि लब्धि की सीमा 26 से 50 तक है। ऐसे बच्चों भी पढ़ लिख नहीं सकते। इन्हें भी दिनचर्या के कई कार्य सिखाए जाते हैं। स्वयं की रक्षा के प्रति संचेत किया जाता है, लेकिन स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने में ये सभी असमर्थ होते हैं। इनका मानसिक विकास तथा मानसिक योग्यताएं बहुत कम होती हैं। ये भी स्वयं की देखभाल नहीं कर सकते हैं। नंबर 3 है असहाय या मूर्ख बुद्धि। इनकी बुद्धि लब्धि 51 से 70 तक होती है। ये बालक भी बहुत कम पढ़ लिख सकते हैं। इनकी अधिगम बहुत ही धीमी गति से होता है। ऐसे बच्चों को किसी अकुशल कार्य में शिक्षा प्रदान की जा सकती है। इन्हें घरेलू कार्य के लिए तैयार किया जा सकता है। सामान्य स्कूल शिक्षा उनके लिए भी कठिन होती है। ये सामाजिक शारीरिक दृष्टि से समान होते हैं। कुछ ट्रेनिंग के बाद अपना रोटी कमा सकते हैं। नंबर D है सीमांत बच्चे। इस प्रकार के बच्चों की बुद्धि लब्धि 71 से 80 के बीच होती है। ऐसे बालक कक्षा में अन्य बच्चों के साथ नहीं चल सकते हैं। ये जनसंख्या का अधिकतर हिस्सा होते हैं। ये सामान्य बालक जैसी क्षमताओं और योग्यताओं के बहुत निकट होते हैं। अमेरिकन एसोसिएशन 1973 के अनुसार बुद्धि लब्धि के आधार पर मंद बुद्धि बालकों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। नंबर फर्स्ट है गंभीर रूप से मंद बुद्धि बालक। इस वर्ग के बालकों की बुद्धि लब्धि 25 से कम होती है। इन बालकों में भाषा का विकास बहुत कम होता है। ये बहुत अधिक देखभाल चाहते हैं। उनमें साधारण कार्य करने की भी योग्यता नहीं होती है। शारीरिक संरचना में भी बहुत विकृतियाँ होती हैं। इनका स्वास्थ्य दुर्लभ होता है। ये रोगों के प्रति प्रतिरोध बहुत कम होते हैं। नंबर सेकंड है तीव्र रूप से मंद बुद्धि बालक। इन बालकों की बुद्धि लब्धि 25 से 39 तक होती है। उचित प्रशिक्षण द्वारा वे आसान भाषा और संकेत द्वारा संप्रेषण करने की योग्यता ग्रहण कर रख लेते हैं। इनमें संवेगात्मक अस्थिरता रहती है। नंबर थर्ड है मध्यम रूप से मंद बुद्धि बालक। ऐसे बालकों को बुद्धि लब्धि 40 से 54 तक
होती है। ऐसे बच्चे सामाजिक संपर्क स्थापित नहीं कर सकते हैं। इनका गत्यात्मक विकास धीमा होता है। ऐसे बालकों को उचित प्रशिक्षण द्वारा समायोजित किया जा सकता है। ये सामान्य स्कूलों में पढ़ने में सक्षम नहीं होते हैं। विशिष्ट प्रशिक्षण द्वारा बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख जाते हैं। कुछ बालक तो बोलचाल की भाषा अच्छी प्रकार से सीख लेते हैं। नंबर 4 है अल्प रूप से मंद बुद्धि बालक। इस वर्ग के बालकों को बुद्धि लब्धि 56 से 70 तक होती है। सामान्य बालकों की तुलना में इस वर्ग के बच्चे कुछ सुस्त प्रकृति के होते हैं। उनमें उत्सुकता, संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं में सहजता की कमी होती है। ऐसे बच्चों को आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है तथा उनसे समाज विरोधी कार्य कराए जा सकते हैं। इनमें अमूर्त चिंतन करने की योग्यता सीमित होती है। स्कूल में इनकी उपलब्धियां सीमित होती